कहानी की शुरुआत होती है चिंग से, जिसके फादर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उनके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, जिस वजह से उसे वीजा मिलना मुश्किल हो गया। चिंग कहा अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाह रही थी, अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करने का, और अब कहा उसे अपने ही शहर से दूर जाना पड़ रहा था। उसके फादर के सेक्रेटरी सुन उसे क्रेडिटर्स से बचाने के लिए उसकी आंटी लानफांग के पास जाजातिंग नाम के टाउन ले जा रहे हैं, क्योंकि बेजिंग में उसका कोई रिलेटिव नहीं है। दूसरी तरफ जाजातिंग गाँव में हलचल हो रही है। दो लाल हरे बाल वाले लड़के एक चोर का पीछा कर रहे हैं। अपनी मदद के लिए वो शिंगवू को आवाज लगाते हैं, जिसकी माँ उसे याद दिलाती है आज उसे अपनी कजन को पिक करने जाना है। तीनों लाओ नाम के चोर के पीछे और वहीं साहिल के पास सुन गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि सिग्नल जा चुका है। अंदर से चिंग तीन लड़कों को एक के पीछे भागते और उसे मारते पीटते देखती है। हालांकि शिंगवू टीचर जू का फोन वो लाओ से निकलवा रहा था, पर चिंग उन्हें गली का गुंडा समझ बैठती है और सोचती है अब उसे ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा। वो कार से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आती है, जिसे देख वो के दोस्त कहते हैं लगता है ये तुम्हारी कजन है। वो तीनों उसके पास आते हैं। हरे बाल वाला अपना नाम हाउ चिंग बताता है। शिंगू पूछता है क्या तुम बेजिंग से हो? चिंग कहती है तुम्हें उससे क्या, अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है और सुन उन तीनों से शुआन आइलैंड बार्बर शॉप का रास्ता पूछते हैं। शिंगवू उन्हें डायरेक्शन बता देता है और इस मदद के बदले सुन उन्हें कुछ पैसे देते हैं और अंदर आकर चिंग को कहते हैं पैसों से कोई भी काम बन सकता है। उनके जाते ही टीचर जू अपने ऑटो से आ जाते हैं, जिसे लड़के उनका फोन लौटा देते हैं। वो इसे चेक करने के बाद वू को कुछ बात करने के लिए अपने पास ही रोक लेते हैं। वही मेजोंग क्लब में लानफांग और उनकी प्लेमेट्स बातें कर रहे होते हैं उनकी बेजिंग से आ रही नीस की। चिंग की माँ 2 साल पहले गुजर गई और उसके फादर फांग को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। सब कहते हैं चिंग की देखभाल से मिले पैसे फांग के कर्ज चुकने में बड़े काम आ सकते हैं। दूसरी तरफ जू की बातों से हमें जानने को मिलता है शिंगवू एक हाई स्कूलर है जो 2 सालों से पढ़ाई न करने के बजाय फोन रिपेयरिंग का काम कर रहा है। वो उसे बोलते हैं दोबारा स्कूल आकर कॉलेज एंट्रेंस देने। उन्हें अच्छे से पता है वो अपनी अकेली माँ का हाथ बटाने, अपनी दादी के पैरों का इलाज करने और फैमिली के कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। वो उन पे और बर्डन नहीं बनना चाहता, पर जो उसे समझाते हैं अच्छे कॉलेज में जाकर अपना करियर बनाकर ही वो ये सारे काम आसानी से कर सकता है। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था और वो इस टैलेंट को ऐसे वेस्ट होते नहीं देखना चाहते। पर वो कहता है वो लाओ भी तो आपका स्टूडेंट था, अब देखिए वो ग्रेजुएट होकर 2 सालों से चोरी ही कर रहा है। जिसपे वो बोलते हैं उसमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें बहुत समझाता रहता हूँ, मेरी बात पे जरा गौर करो और मुझे डिसीजन लेकर फोन करो। वहाँ हाउ चिंग और हु क्लब आते हैं और फांग को बताते हैं उनकी नींद आ रही है। सो वो जल्दी से चिंग के वेलकम की तैयारी स्टार्ट करती हैं और जैसे ही उसकी गाड़ी उनके मोहल्ले में एंटर होती है वैसे ही सब पटाखे फोड़ने लगते हैं। वो भी अपने बाइक से पहुंच आता है। सुन लानफांग से मिलते हैं जिनसे उन्होंने फोन पे ही बात की थी। फांग चिंग के निकलते उसे गले से लगा लेती है और अपनी पड़ोसियों को बड़े शान से उसे मिलाती है। सुन है कि जाते टाइम चिंग उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके डैड की बेगुनाही साबित करने में उनकी मदद करें। सुन के निकलने के बाद वो शॉप के अंदर आती है। फांग उसे इशारे में पैसे निकालने को कहती है। चिंग जब पैकेट बढ़ाती है तो उसमें 30,000 देकर फांग पूछती है बाकी के 20 कहाँ गए, हमने 50 में डील की थी ना। चिंग कहती है ये अमाउंट एक होटल के एक्सपेंसेस से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो बाकी के 20 यहाँ से निकलते वक्त दे देगी। वो दरवाजे पे खड़ा था तो फांग उसे चिंग से मिलाती है और उसे प्लेस अच्छे से दिखाने की जिम्मेदारी देती है, पर उसका जवाब होता है मैं अभी बिजी हूँ। सो फांग ही उसे ऊपर ले आती है अपने बेटे के कमरे में जहाँ वो फोन रिपेयर करता है। वो चिंग को यहाँ कंफर्टेबल होकर रहने को कहती है क्योंकि वो यहाँ ज्यादातर आता नहीं है। फांग दिखाती है यहाँ 2 बेड है, बीच में पर्दा भी है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। चिंग का मुंह ये सब सुनकर बनने लगता है। वो दूसरा रूम मांगती है, सो फेंग उसे अपने कमरे में ले आती है जो सामानों से भरी होती है। वो उसे रूम डिसाइड करने का बोलकर नीचे आ जाती है और शिंगवू से कहती है चिंग के साथ अच्छे से पेश आने, जैसे कि वो जब 8 साल की उम्र में चिंग के माँ के पास रहने गई थी तब उन्होंने उसे अपनी सगी बहन जैसी ट्रीटमेंट दी। तभी चिंग नीचे आती है और वो उसे पूछती है बाथरूम कहाँ पे है। वो बाहर की तरफ इशारा करता है और उसे वार्न करता है उसके ग्रैंड मदर के कमरे में ऐसे ही बिना मतलब के जाकर डिस्टर्ब ना करे और कोई भी काम हो तो उसे फोन कर लिया करे, जिसके लिए वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर टेबल पे रखकर चला जाता है। चिंग शिंगवू का रूम सिलेक्ट करती है स्टे करने के लिए और फिर उसी बेड पे सो जाती है।
सपने में अपनी माँ को देखती है और उन्हें बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें वो जाजाटिंग में अपनी आंटी के साथ रह रही है और उनका बेटा शिंगवू और उसके दोस्त बड़े ही अजीब हैं। उनके बाल रंगीन और एटीट्यूड बेकार सा है। उसकी माँ उसे काउंसल करती है और फिर गायब हो जाती है। वो उन्हें रोते हुए आवाज लगाती है। आँख खुलती है तो सामने शिंगवू होता है जो उसे ऐसे देखकर थोड़ा वरीड हो गया था। वो बताता है डिनर तैयार है। उसकी माँ नीचे उसका इंतजार कर रही है पर उसे खाने में कुछ भी पसंद नहीं आता। वो एक भी डिश को हाथ नहीं लगाती और अपने लिखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर फांग को देती है जो यहाँ उसके रहने के कुछ कंडीशंस हैं जिसे फांग तुरंत से साइन कर देती है। चिंग उन्हें बताती है यहाँ अगर उसकी पर्सनल सेफ्टी जरा भी कॉम्प्रोमाइज हुई तो वो जाने से पहले बाकी के पैसे नहीं देगी। उसका एटीट्यूड शिंगवू को जरा पसंद नहीं आता, इसीलिए चिंग के अपने कमरे में वापस जाते ही वो अपनी माँ से कहता है हमारी लाइफ वैसे ही सही नहीं चल रही, आपको क्या जरूरत थी इस प्रिंसेस को यहाँ लाकर उसे सर्व करने की। वो बोलती है उन्हें इस हाल में पहुँचाने वाले उनके हस्बैंड शिंगू है जिनके जुए खेलने की आदत ने आज उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। उनका कर्ज चुकाना, वो की दादी के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च सिर्फ शिंगू के फोन रिपेयर करने से कवर नहीं हो जाएगा। आज चिंग के दिए 30,000 से ही उनका पीछा उन कर्जदारों से छूट सका है। वो उसे कहती है बाकी के कर्ज भी ऐसे ही चुकने के बाद वो उसे दोबारा स्कूल भेजना चाहती है। वो बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, वो इस फैमिली को अकेले ही सपोर्ट करना चाहता है। जिसपे फांग बोलती है ठीक है, चिंग के पैसे को एक कर्ज की तरह समझ लो, हमारे हालात जैसे ही सही होने लगेंगे हम उसके पैसे लौटा देंगे। तभी उन्हें मेजोंग खेलने का मन होने लगता है सो वो वहाँ से चली जाती हैं। वो की दादी उसे आवाज लगाती है और समझाती है कि ऐसे अपनी माँ से लड़ाई ना किया करे। वो वहीं चिंग जो तब से उनकी बातें सुन रही थी नीचे आती है। उतने में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वो जल्दी से अपने रूम को भाग जाती है और कुछ फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करती है और बताती है उसने जल्दी में ज्यादा सामान पैक नहीं किया, इवन अपना लैपटॉप भी स्कूल में भूल गई। वो लोग बोलते हैं वो उसको कल तक मेल करवा देंगे जिसके लिए वो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकती है। चिंग लेलिंग को बोलती है उसके असेट्स के प्रूफ रेडी रखने ताकि वो इस जगह से जल्द निकल सके जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी यूं चली जाती है। वो लोग जब उसके कजन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है वो एकदम ही अजीब है, उसके बाल का कलर भी बेकार और उसका एटीट्यूड तो उससे भी बुरा। वो तो उसके पास कैंडल लेकर आया था और अपने बारे में उसे ऐसा सुनने को मिला। चिंग उसे देखते ही कॉल कट कर देती है और मुंह बनाकर निकल जाती है। वो फ्यूज ठीक कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। फिर वो मस्कीटो कॉइल लेकर रूम में आता है जिसकी स्मेल चिंग को पसंद नहीं आती। वो उससे पूछती है कि वो इलेक्ट्रिक वाला यूज क्यों नहीं करता। वो बोलता है यहाँ बहुत ही ज्यादा मच्छर होते हैं, इलेक्ट्रिक वाले से नहीं जा सकते हैं, कॉइल ही सही से काम करता है। चिंग जब अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो बल्ब खराब हो जाता है सो वो को आकर चेंज करना पड़ता है। वो टेबल पे चढ़ा होता है तो उससे नया बल्ब पास करने को कहता है पर वो बोलती है तुम खुद उतर कर नहीं ले सकते क्या। शिंगवू मुंह बनाकर उतरता है तो चिंग कहती है देखो मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रहने वाली हूँ, उसके बाद अब्रॉड चली जाऊंगी सो तब तक के लिए झेलो या नफरत करो, मैं ऐसे ही रहूंगी, चेंज नहीं होने वाली। वो भी बल्ब लगाने के बाद कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। चिंग उससे बाथरूम का रास्ता पूछती है और जब वहाँ का हुलिया देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जंग लगा हुआ हीटर, डर्टी फ्लोर और दरवाजे पे एक बड़ा सा होल। उसे डर है कहीं उसे शावर लेते कोई झांक न ले, तो वो बताता है यहाँ एक पर्दा भी है जिसे वो लगा सकती है। जब वो जाने लगता है तो चिंग उसे कहती है ऐसे शेयर्ड शैम्पू और ये साबुन से खुद को वॉश कैसे करूं, मुझे तो सिलिकॉन फ्री शैम्पू, नाइसिनामाइड फेशियल क्लींजर और बॉडी वॉश चाहिए। पर वो का फेडअप वाला एक्सप्रेशन देखकर कहती है कोई नहीं, बस 1 महीने मैं एडजस्ट कर लूंगी। वो दरवाजा बंद करके सुराख में टॉवेल घुसा देती है और अंदर सब साफ करके नहाने जा रही होती है। तभी कोई तौलिए को हटाकर अंदर झांकने लगता है और वो चीख पड़ती है जिसे सुनकर शिंगवू भागकर उसके पास आता है और वो बताती है कि अंदर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है पर वो तो असल में एक छोटा सा बग होता है जिसे वो आराम से निकाल कर फेंक देता है। शावर लेकर जब चिंग आती है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। वो उसे कहती है कैसे इंस्टॉल कर लेने जिसके आधे पैसे वो दे देगी, पर वो कहता है अगर इतनी अमीर हो तो पूरे गांव के घरों में एसी लगा दो, सबको आराम मिलेगी। फिर वो काम खत्म करके सोने आ रहा होता है तो चिंग बोलती है तुम्हारी माँ ने तो कहा था तुम ज्यादातर यहाँ सोते नहीं हो, लेकिन ये क्या है, तुम्हें नहीं लगता ऐसे रूम शेयर करना इनअप्रोप्रिएट है। वो बोलता है कि उसकी माँ की कही हर बात यकीन करने लायक नहीं होती। फिर वो उसे अनकंफर्टेबल देखकर कमरे से बाहर आ जाता है और सोफे पे ही सो जाता है। सुबह सवेरे गाँव के लोग अपने काम में लग जाते हैं। आसपास के शोर से चिंग की नींद खुल जाती है। उसे इतना डिस्टर्ब होता है कि वो बालकनी आकर सबको कहती है शोर मचाना बंद करो वरना पुलिस को बुला दूंगी।
चिंग जैसे ही नीचे उतरती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। शिंगवू उसकी चीख सुनकर आता है और उसे गिरा पड़ा पाता है। वो और उसकी माँ उसे उठाकर कुर्सी पे बैठाते हैं और देखते हैं उसकी दोनों आंखों को सूजा हुआ। उसे मच्छरों ने रात भर काटा था। उसके हालत को देखकर वो की हंसी छूट आती है। चिंग बोलती है उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। फांग फौरन से उसे क्लिनिक जाने को कहती है, पर चिंग को इस बात की टेंशन है कि वो ऐसे पजामा में कैसे जाएगी। उसका आईडी कार्ड भी ऊपर रूम में रह गया। वो बताता है यहाँ कोई इतना ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पे, लेकिन अब चिंग को सनग्लासेस चाहिए। उसके इतने ड्रामे देखकर वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर क्लिनिक ले आता है। चिंग डॉक्टर से कहती है उसका ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन सब करने, पर उसके आंख को वो चेक करके बताते हैं दायां वाला सोने से सूजा है और बायां मच्छर ने काटा है, इसीलिए ये सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसे बस आई ड्रॉप्स दी जाती है और एडवाइस मिलती है कि आंखों को बार बार रब ना करे। उसके पैर को देखकर बोलते हैं ये तो छोटी सी चोट है, बाकी हड्डी वगैरह सही है। वो कहती है क्या मतलब, मुझे दवाई वगैरह नहीं दी जाएगी और न ही एक्सरे होगा, ऐसे कैसे पता लगेगा मैं सही सलामत हूँ। डॉक्टर कहते हैं इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बस छोटा मोटा बम्प है, ये ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों तक इस पे ज्यादा चला फिरा मत करना। वो को दवाई देते हैं और हर 12 घंटे में उसकी ड्रेसिंग चेंज करने को सजेस्ट करते हैं और उसकी दादी के 1 महीने की मेडिसिन भी दे देते हैं। डॉक्टर उसे बोलते हैं जल्दी से चिंग के पैरों पे ऑइंटमेंट लगा देने। सो वो बड़े ही केयरफुली ये लगा कर उसकी पट्टी करता है और चिंग उसे बस घूरती जाती है। ड्रेसिंग होने के बाद वो उससे उसका वीचैट आईडी मांगती है ताकि उसे दवाई के पेमेंट दे सके और अगर फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो उसे बार बार चीखना ना पड़े। दिन वापस जाते वक्त वो चल कर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे अवॉइड करने को कहा था। सो वो के कंधे पे चढ़ जाती है। वो उसे कैरी करके ले जा ही रहा होता है कि मोहल्ले की आंटीज की नजर उन पे पड़ जाती है। वो बातें करती है कल तो ये अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी और आज देखो ऐसे पजामा में शिंगवू के कंधे पे घूम रही है। दूसरी बताती है यही नहीं बल्कि ये तो सुबह में इतनी जोर से चिल्लाई कि मुझे फांग की याद आ गई। ये तो बिल्कुल हमारे रंग में रंग गई है, कुछ दिनों में लगेगी ही नहीं कि ये शहर से है। वहीं वो जब चिंग को घर ले आता है तब उसकी माँ उसे सूप बढ़ाती है पर वो पीने से मना कर देती है, जिसपे वो कहती है ये सब वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही, उन्हें सच में उसकी फिक्र है, इसलिए चाहती है चिंग यहाँ आराम से रहे। वो उससे डिनर में क्या बनाना है वो भी पूछ लेती है ताकि आज भी वो बिना खाए पिए भूखी ना सो जाए। थोड़ी देर बाद वो अपने काम को निकल जाता है और फांग मेजोंग क्लब। चिंग को भूख लगने लगती है सो वो वहाँ पड़े खाने को खा लेती है और उसे सब कुछ बहुत ही टेस्टी लगता है। वो जैसे अपने रूम में जाने लगती है वैसे उसे वो की दादी के कमरे से कुछ आवाज आती है। चेक करने अंदर जाती है तो वो व्हीलचेयर पे होती है और एक गिरा हुआ मग उठाने की ट्राई कर रही होती है, जिसमें वो उनकी हेल्प कर देती है और उनसे यहाँ रहकर सबको परेशान करने की माफी मांगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने चुपके से शिंगवू को दादी से वादा करते सुना था कि पैसे आने पर वो उन्हें सी उर्चिन वाले स्टीम डेग खिलाएगा। सो वो फूड ऑर्डर देने सांशी के रेस्टोरेंट आती है। वो 2 लोगों की मील का मेन्यू लिखवाती है। मील प्लान में रोज 4 बैलेंस डिशेस, सूप, सी उर्चिन, स्टीम एग होता है। साथ उसने कहा कि खाना नर्म होना चाहिए ताकि आसानी से निकला जा सके। पहले तो उसकी इतनी डिमांड सुनकर सांशी बिजी होने का बहाना करने लगती है, लेकिन जैसे ही चिंग 1000 युआन का एडवांस पेमेंट देती है वो तुरंत से मान जाती है। तभी वो आता अपनी ग्रैंड मदर के लिए डम्पलिंग्स लेने। उसे लगता है कि चिंग अपने लिए खाने का ऑर्डर दे रही है। वो जब घर अपनी दादी को खाना देने आता है तो वो बताती है अब सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड डॉटर भी है जो उनका पूरा ध्यान रखती है। देन वो बाथरूम के दरवाजे का होल रिपेयर करने और उस पे अच्छा मजबूत लॉक लगाने के लिए आता है। तभी लुनियान उसकी ग्रैंड माँ के कमरे से सफाई करके बाहर आ रहा होता है। ये एक्चुअली में उसकी माँ के बार्बर शॉप में हेल्प करता है और उनसे थोड़ा बहुत स्किल्स भी सीखता है और उनके घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता है। चिंग बाहर कुछ फल खरीदने निकली हुई थी, तभी उसे रास्ते में हाउचिंग मिल जाता है जो उसका आया हुआ कुरियर देता है जिसमें लैपटॉप होता है। वो अपने कोर्स एप्लीकेशन के लिए जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करती है कि तभी नीचे से फांग के चिल्लाने की आवाज आती है जो शिंगवू को डांट रही होती है कि उसे कॉमन बाथरूम का लॉक चेंज करने की क्या जरूरत थी। वही लोग ये सब चीजों का खर्च क्यों उठाए जबकि उसे यूज तो सब करते हैं। वो बताता है इससे चिंग को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसपे फांग कहती है कि वो भी तो इतने सालों से वही वाला बाथरूम यूज कर रही है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो जाती है सबसे पैसे लेने, उतने ही में चिंग आकर उनके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देती है और कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए इतना चिल्ला चिल्ली करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद वो अपने रूम में फिर से रिकॉर्डिंग करने चली जाती है। शिंगवू पीछे आकर कहता है मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए, एक्सेप्ट कर लेना। और वैसे मेरी माँ पैसों की वजह से गुस्सा नहीं थी, वो तो उन्हें ये सब अनफेयर लगता है कि हमेशा सब उनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो बोल रही थी। चिंग कहती है कि उसने पैसे थोड़ा सुकून पाने के लिए दी। वो उसे समझाता है हर
किसी को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। पर चिंग को लगता है उसने इसलिए लॉक चेंज किया क्योंकि उसने फांग को यहाँ रहने के पैसे दिए हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताती है उनका रिलेशन बस इतना ही है कि वो सर्विस चाहती है और वो और फांग उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पर उसके एटीट्यूड को देखकर उसे बाकी के पैसे पे करने का मन नहीं हो रहा। उसका ऐसा रवैया देखकर शिंगवू गुस्सा हो जाता और कहता है सामान पैक करके किसी होटल चले जाने। सो चिंग भी अपना सारा लगेज लेकर वहाँ से जू के ऑटो में बैठकर निकल जाती है। गाँव के सबसे बेस्ट होटल में आती है जहाँ के रूम का प्राइस इतना कम था कि उसे यकीन नहीं होता। वो बार बार पूछती है यहाँ एसी वाईफाई सब कुछ है ना। मैनेजर कहता है हाँ सब कुछ है। वो रूम देखती है, बीजिंग जैसा तो नहीं था लेकिन एसी और ओशियन व्यू पाकर वो बहुत ही खुश थी। लेकिन थोड़ी देर में ही बिजली कड़कने लगती है और उसकी एसी और वाईफाई बंद हो जाती है। उसके स्टडी मटेरियल्स की डाउनलोडिंग भी रुक जाती है। वहीं वो खराब मौसम देखकर चिंग के लिए परेशान होता है। तभी फांतोंग खाना लेकर आता है और बताता है चिंग ने 2 लोगों के लिए मील का ऑर्डर दिया था। शिंगवू देखता है खाने में सी उर्चिन वाले उबले अंडे भी होते हैं। लुनियान भी काम से जाते वक्त बताता है उसे चिंग ने कहा था ग्रैंड माँ के कमरे की साफ सफाई करने और प्लांट्स वगैरह लगा देने। वो जल्दी से जो को कॉल लगाकर पूछता है उन्होंने जिस सूटकेस वाली लड़की को उसके घर के पास से पिक किया था वो कहाँ गई। वो बता देते हैं होटल का नाम। सो वो वहाँ के प्लेस ओनर हाउ को कॉल लगाकर कहता है चिंग जो आज ही चेक इन की है उसका थोड़ा ध्यान रखने और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे कांटेक्ट करने। वही चिंग को होटल में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। रात में वाईफाई रुक गया तो उसने मैनेजर को कॉल करा पर उसने बोला रिपेयरिंग वाला कल ही आ सकता है। सुबह बगल वाला गेस्ट लाइव स्ट्रीम करते करते चिल्लाने लगा जिससे चिंग की नींद डिस्टर्ब होने लगी। वहीं हम वो को उसी होटल के रिसेप्शन पे बैठे देखते हैं जो यहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक करने आया था। तभी ये सॉल्व होते ही उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती है जिसमें वो चिंग को एक रूम की तरफ गुस्से में जाता हुआ देखता है। वही वो डोर को नॉक करती है। अंदर से एक हट्टा कट्टा आदमी निकलता है। चिंग कहती है अपना शोर शराबा कम करने और म्यूजिक के वॉल्यूम को धीमे रखने। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है अंदर आकर खुद ही कम कर दो। तभी वो आ जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी स्पॉइल्ड कजन है, हाई मेंटेनेंस है इसलिए थोड़ा शोर शराबे से प्रॉब्लम है, इसी वजह से घर से यहाँ चली आई। वो उसे सॉरी कहकर मामला शांत कर देता है। देन वो चिंग के रूम में आता है वाईफाई और एसी ठीक करने। तभी ओनर आकर पूछता है चिंग से कि क्या उसे अपना स्टे एक्सटेंड करना है। वो हाँ करके पेमेंट करने को ट्राई करती है लेकिन होता नहीं है। वो अंकल सुन को मैसेज करती है ये सब क्या हो रहा है पूछने के लिए पर उनका रिप्लाई नहीं आता। उसे इतना परेशान देखकर वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करता है और कहता है कि वो इसका इस्तेमाल अपना स्टे एक्सटेंड करने में कर सकती है या तो बगल वाले गेस्ट जो यहाँ का लॉन्ग टर्म टेनेंट है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हर रोज सुन सकती है। सो वो चेकआउट करने का डिसाइड करके होटल से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे क्यूट सी किटन मिलती है जिसे वो प्यार करने लगती है। तभी वो आकर बताता है ये उसकी है। वो स्कूटी से जाते हुए उसे बस स्टॉप का रास्ता दिखाता है ताकि वो आराम से शुआन आइलैंड आ सके। सो वो बस पकड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सुन का कॉल आता है जो बताते हैं उसके डैड के सिचुएशन की वजह से उसके बैंक कार्ड्स फ्रीज हो गए हैं पर वो उसे कुछ पैसे भेज देते हैं ताकि उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी पीछे वाले सीट पे बैठा आदमी उसका गुलाबी बैग लेकर चुपके से बस से उतर जाता है और चिंग को पता भी नहीं चलता। वो वापस घर आती है और अपनी क्लूलेस आंटी को बताती है वो वॉक पे गई थी सूटकेस लेकर ताकि हेवी लोड भी लिफ्ट कर सके। फांग उसे लॉक के पैसे लौटा देती है और उसके लिए बनाया टेस्टी नाश्ता देती है और बताती है ये हल्के तेल में शिंगू ने ही चिंग के लिए तला था। सो वो थोड़ा टेस्ट कर लेती है और अपनी पिछली बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती है। चिंग जैसे अपने रूम में जाने लगती है तो ध्यान देती है उसका लैपटॉप वाला बैग गायब है। वो बाहर जाकर यहाँ वहाँ ढूंढती है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। उसे यकीन हो जाता है उसका लैपटॉप बस में ही चोरी हो गया। वो सोचती है पुलिस में रिपोर्ट करने की क्योंकि उसमें उसके बहुत से इम्पोर्टेंट स्टफ्स थे। लेकिन शिंगू बताता है चोर या तो उसे अपने लिए रख लेगा या तो फिर बेच देगा। फांग अपने बेटे को बोलती है तुम्हारे तो बहुत से जान पहचान है, इसकी जरा हेल्प कर दो ना। चिंग उसके एक्सप्रेशन देखकर मान लेती है कि उसकी मदद नहीं करेगा। सो वो खुद ही रिपोर्ट करने के लिए चल देती है। पर वो सोचता है जब सुबह हाउ उसे काम के लिए एक नंबर दे रहा था तो ये उसी का था जो चोरी के सामानों का डील करता है। सो वो उस नंबर पे कॉल लगाता है। यहाँ पुलिस वाले बताते हैं उन्होंने बस कंपनी को कांटेक्ट किया, फुटेज कुछ ही देर में आता होगा। वहीं वो यांगांग के वेयरहाउस आ जाता है जॉब करने के बहाने से, जहां वो साओपिंग नाम के लड़के के बारे में उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है जिसके साथ शिनवू का पास्ट में कुछ हुआ था। पर वो बोलता है कि वो यहाँ काम के सिलसिले में आया है, ये सब के लिए नहीं। वहीं चिंग फुटेज देखती है और उसे चोर मिल जाता है लेकिन वो मास्क लगाए हुए था। पुलिस कहते हैं ये जरूर कोई पुराना चोर है लेकिन हम इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ शिनवू के स्किल्स देखने के लिए यांग उसे एक फोन की बैटरी चेंज करने को देते हैं जिसे वो 5 मिनट में कर देता
देता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आया है। सो यांग उसे अभी अभी लाए डिवाइसेस दिखाता है जिसके अकाउंट्स को वाइप करके वो नए डिवाइस की तरह सेल करने वाला है। इनमें से चिंग का लैपटॉप भी होता है। वो बोलता है कि वो यहाँ इलीगल काम करने नहीं आया, उसे बस ये लैपटॉप चाहिए। यांग इसकी कीमत 16,000 बताता है। वो कहता है ये तुमने 2,000 से ऊपर तो नहीं लिए होंगे। यांग कहता है कि उसे 16,000 तो देने होंगे वरना ना तो वो यहाँ से जा पाएगा ना ही ये लैपटॉप। सो वो किसी ऑफिसर शो को कॉल लगाते हुए कहता है तुम्हें पता है ना शॉपिंग कैसे जेल के अंदर गया। उसके इस धमकी से डरकर यांग उसे 2,000 में ही ये लैपटॉप देने के लिए मान जाता है। वो जाते हुए चिंग का पिंक बैग भी उठा लेता है जिसे रोकने में यांग के कुछ गुंडे उसके हाथ पे मारते हैं, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और रास्ते में ऑफिसर शो को बताता है यांगांग रिपेयर शॉप में कुछ गड़बड़ है। चिंग जब घर लौटती है तो अपने लैपटॉप को सही सलामत दिखती है। थोड़ी देर में वो आता है फिश को खाना खिलाने के लिए। उसी टाइम चिंग की नजर उसके हाथ के चोट पे पड़ती है। वो समझ जाती है शिंगू ने ही उसका लैपटॉप वापस लाया है। इसके बाद उसके नजर में वो को लेकर परसेप्शंस चेंज होने लगते हैं। सो रात में जब वो अपने कमरे में आता है तब चिंग उसे इंजरी पे लगाने के लिए दवाई देती है। अगले दिन वाईफाई की पुअर कनेक्शन की वजह से राउटर को प्लग इन प्लग आउट करके चेक करती है। तभी हाउचिंग आता है उसके लिए जजा तिंग की बेस्ट चेरी लेकर। फिर तोंग आता है अपनी माँ का भेजा खाना उसे देने के लिए। उसे चेरी इतना पसंद आता है कि वो उनसे पूछती है जजा तिंग की कोई और स्पेशलिटी है तो वो उसे भी ट्राई करना चाहती है। सो वो लोग उसे यहाँ की स्पेशल फूड और ड्रिंक को टेस्ट कराने बाहर ले आते हैं। उसी दौरान वो शिंगू के ड्रॉप आउट के बारे में पूछती है। वो लोग बताते हैं उसने 2 साल पहले ही अपने सीनियर ईयर में स्कूल छोड़ा था अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने बताया वो काफी होशियार था। उसका बनाया हुआ प्लेन तो काफी दूर तक फ्लाई किया था, पर 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया और इस बारे में वो लोग ज्यादा बताते नहीं है। तभी अंदर से आवाज आती है कि किसी कस्टमर के हाथ से चिंग के लैपटॉप पे पानी गिर गई। वो और सभी अंदर परेशान होते हैं। चिंग भी लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करती है पर वो होता नहीं है। सो वो जू के ऑटो में बैठकर कहती है कि उसे बेस्ट रिपेयर शॉप ले जाने। वो उसे शुनी स्टोर ले आते हैं जहाँ पे वो रिपेयरिंग का काम करता है। अंदर उसे देखकर चिंग बताती है कि उसके लैपटॉप गीले होने की वजह से ऑन नहीं हो रहा। वो इसे चेक करते वक्त दिखता है चिंग पसीने पसीने हो रही है। सो वो उसे टिश्यू देकर उसके लिए टेबल फैन ऑन कर देता है। वो का बिजनेस पार्टनर कुआनिया चिंग के लिए पानी लाता है और उसे अश्योर करता है कि वो उसका लैपटॉप ठीक कर देगा। चेक करने के बाद शिंग्यू बताता है कि मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट जल गया। चिंग बताती है उसे लैपटॉप 10 बजे के अंदर चाहिए, उसे अर्जेंट कुछ काम है। सो इसे ठीक करने के लिए शिंगू बताता है इसका रिप्लेसमेंट पार्ट शुआन आइलैंड में है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। सो वो बाहर आती है पर उसका ड्रेस इतना शॉर्ट था कि उसका ऐसे स्कूटी में बैठना अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए वो उसे अपना शर्ट उतार कर देता है कमर के पास बांधने के लिए। इसी दौरान दोनों में एक इंटेंस आई कांटेक्ट होता है। रास्ते से वो चिंग को ले जा रहा था। वहाँ लवेंडर के खेत होते हैं। इस खूबसूरत नजारा को देखने के लिए चिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसी दौरान वो शिंगू से उसके ड्रॉप आउट के बारे में पूछती है पर वो उल्टा उसके बीजिंग से यहाँ आने का रीजन पूछता है। चिंग कह देती है अगर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तो सीधे कह दो, ऐसे बात को घुमाने की जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है हाँ मुझे नहीं बताना। सो चिंग भी उससे ज्यादा कुछ पूछती नहीं है। फिर उसके स्कूटी पे बैठ जाती है। शिंग वो उसे घर तक ड्रॉप करने के बाद कहता है वो 10 बजे तक लैपटॉप ठीक करके ले आएगा और उसे जाते टाइम एडवाइस देता है शूनी स्टोर ज्यादा आया जाया ना करे। अंदर जब आती है तो वो शख्स जिसने गलती से पानी गिराया था उसे पैसे देते हैं पर चिंग लेने से मना कर देती है। सो वो अपना लाया क्यूकम्बर उसे रख लेने को कहते हैं। वहीं शिंग्यू लैपटॉप रिपेयर करने के बाद उसके फेवरेट वाले फोल्डर को ओपन करके देखने लगता है। उसमें उसके फ्रेंड्स, फैमिलीज, उसके हैप्पी मोमेंट्स के पिक्चर्स थे। एक फोटो में वो और उसकी माँ थी जिसे देखकर उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि उन्होंने फांग की प्रेगनेंसी के वक्त काफी हेल्प की थी। पास्ट में शिंगू फांग को मारा पीटा करते थे और कहते थे जब तुमने मुझसे शादी की उस वक्त तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा था और अब तुम मुझे नीचा समझती हो, मैं किसी लायक नहीं लगता। जब वो बीच में आके गू को रोकता तो वो उसे भी मारते। उसकी दादी को ही अपने बेटे को भगाना पड़ता था। यही सब वो याद कर रहा होता है स्टोर के बाहर बैठा। तभी एक चिड़िया को अपने घोंसले से गिरा हुआ दिखता है तो वो उसे उठाकर वापस से घोंसले में रख देता है और कुआनिया से पूछता है आसमान से अचानक कीचड़ में गिरना कैसा होता है। वो बोलता है गिरने के लिए मुझे आसमान तक जाना तो पहले होगा। वही चिंग को अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है कि उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रेडी हो गया, अब वो आराम से वीजा के लिए अप्लाई कर सकती है। तभी वो की दादी के कमरे से कुछ आवाज आती है। चिंग अंदर जाती है तो उन्हें जमीन पे गिरा हुआ दिखती है। उन्हें दौरे पड़ रहे होते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता है।
चिंग उन्हें शांत करा रही होती है कि तभी वो उसके हाथ को काटने लगती है। उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा था। शिंगवू को नोटिफिकेशन आते ही वो लाइव फुटेज देखता है और फौरन से घर को निकल जाता है। तब तक चिंग ने उन्हें दवाई देकर सुला दिया था। वो उसके हाथ चेक करता है पर वो बोलती है वो ठीक है। वो उसे उसका रिपेयर किया हुआ लैपटॉप दे देता है जिसे लेकर वो अपने रूम में चली जाती है और क्लासेस के लिए साइन अप कर लेती है। तभी वो आकर फैन का मुंह उसकी तरफ कर देता है और उसके चोट पे मरहम लगाने के लिए मेडिसिन बढ़ाता है और आज के लिए थैंक्स कहता है। वो बताती है उसकी माँ भी बीमार रहा करती तो उसे पेशेंट्स को संभालना थोड़ा बहुत आता है। अगली सुबह फांग चिंग के लिए बहुत सारे डिशेस बनाती है। ये उस मदद का शुक्रिया है जो उसने वो की दादी के लिए किया था। दादी भी वो से कहती है जब तक चिंग यहाँ पे है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, इसलिए शिंगवू चिंग के कमरे में एसी इंस्टॉल करता है। चिंग के पूछने पे बताता है ये सेकेंड हैंड है, जब तक वो यहाँ रह रही है इसे यूज कर सकती है। इंस्टॉलेशन करते वक्त जब एक स्क्रू नीचे गिर जाती है तो चिंग पिछली बार की तरह रूडली उसे खुद उठाने को नहीं बोलती बल्कि खुद ही उसे ये बढ़ाती है। वो उसके हाथ के बारे में पूछता है तो वो कहती है पहले से काफी बेहतर है। देन वो उसकी दादी की बीमारी के बारे में पूछती है। वो बताता है उनकी ये दिमागी बीमारी 2 सालों से है, इसीलिए वो खाने पीने के टाइम खास करके उनके पास होता है। वो जब उससे उसके डैड के बारे में पूछती है तो वो बताता है उनके ऊपर इतने कर्ज थे कि वो गए तो दोबारा वापस नहीं लौटे, उसके लिए तो वो मर चुके हैं। एसी लगाने के बाद चिंग को बहुत ही ठंडक मिलती है। उसके हिसाब से बस ताजे तरबूज की कमी थी। चिंग वो उसकी ये फरमाइश भी पूरी कर देता है। वो बताती है यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी बहुत ही टफ हो गई थी। लाइफ में उसने इतनी गर्मी कभी नहीं झेली थी। वो ज्यादातर एसी वाले घर में रहती, वहीं ट्यूटर भी आया करते। जब बाहर निकलना होता तो एसी वाली कार में आती जाती, पर यहाँ आज पहली बार उसे टफ नहीं लगा। वो कहता है सेकेंड हैंड एसी की वजह से। वो बोलती है नहीं, तुमने मेरे लिए लॉक चेंज किया, एसी लगाई, तरबूज दिया, मेरा लैपटॉप फिक्स किया, इन सब के लिए तुम्हें ढेर सारा थैंक्स। शिंगवू भी स्माइल करके कमरे से चला जाता है। शाम तक फांग चिंग के कपड़े धोकर बाहर टांग देती है और उनके जाने के बाद कोई उसके अंडरवियर को चुरा ले जाता है और अगली सुबह फांग इसे गायब देखकर चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर चिंग बाहर आती है तो उसे सब कुछ पता चलता है। फांग आसपास के फैमिली से पूछती है पर वो साफ कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। शोर शराबे से शिंगवू बाहर आता है तो चिंग कहती है यार यहाँ के लोग तो कुछ भी चुरा लेते हैं, पहले लैपटॉप और अब अंडरवेयर, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। वो हैंग हुए कपड़े के आसपास जूते के निशान दिखता है। फिर एक घर को वो सीधे वूलाओ के पास आता है जो आराम से बाहर नाश्ता कर रहा था। वो उससे पूछता है चिंग के कपड़े कहाँ हैं। वो कहता है मैंने चुराए नहीं। वो बोलता है मैंने चुराने की बात भी नहीं कही और ये तुम्हारे जूते के निशान, मुझे पता है लैपटॉप चुराने वाले भी तुम थे। लॉ बार बार डिनाई करता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया। सो वो उस पे गर्म चाय गिराने की धमकी देता है और थोड़ा बहुत डराने के बाद वुलाओ सच बता देता है कि वही चोर है। वो उसे वार्न करता है कि चिंग को आइंदा से परेशान किया तो वो अगली बार उसकी जान ही ले लेगा। घर पे फांग चिंग को अपने कपड़े में कुछ सिलेक्ट करने को कहती है क्योंकि वो अपने साथ कुछ ही ड्रेसेस लाई थी जिसे उसको अदल बदल करके पहनना पड़ता था, लेकिन फांग के सारे कपड़े फ्लोरल डिजाइन वाले होते हैं। जब शिंगू घर आकर उसे ऐसे कपड़ों में देखता है तो हंसने लगता है। फांग उसे यही रुकने को कहती है ताकि वो चिंग के कपड़े सिलेक्ट करने में हेल्प कर सके, लेकिन जैसे जैसे वो ड्रेस ट्राई करती है वैसे वैसे वो की हंसी बढ़ती जाती है। लेकिन जब चिंग फांग के ड्रेस को अपनी तरह से स्टाइल करके पहनती है तब शिंगू के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी माँ को बाहर लाकर कहता है चिंग को कुछ कपड़े दिलवाने के लिए, पर फांग को पड़ोस के बेटे की शादी जो कल होने वाली है उसकी तैयारी करने जाना था और वो वादा भी कर चुकी थी। सो वो चिंग को कहता अपने साथ शॉपिंग चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। उसे डर है वो बाहर निकली तो फिर से उसका कोई ना कोई चीज चोरी हो जाएगा, पर वो उसे आते वक्त इनर लेकर आने को कहती है। वो भी मार्केट से ये लेकर बाहर आता है और शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। तभी उसे कुआनिया का कॉल आता है जो उसे स्टोर पे बुला रहा था एक काम देने के लिए। उसकी बहन की बॉस के बेटे को एक कंपटीशन में मॉडल एयरक्राफ्ट तैयार करने में किसी की हेल्प चाहिए। शिंगवू अपना प्राइस बताता है और कुआना अपनी बहन से ये डील डन कर लेता है। घर आकर वो चिंग को उसके इनर देता है और बताता है पास के पड़ोस के बेटे की शादी हो रही है, रात में जलसा होने वाला है, वहाँ फांग ने उसे पहुँचाने का काम दिया है। शाम तक वो दोनों दावत में होते हैं। चिंग को ये नजारा, लोगों की चहल पहल, खाने की खुशबू बहुत ही पसंद आती है। वहाँ फांग और वो की दादी भी होते हैं। जब वो लाओ आता है तो वो चिंग को गौर से देखने लगता है। यांगांग पूछता है ये वही लड़की है ना जिसकी लैपटॉप तुमने चुराई थी? देखो तुम शिंगू के मोहल्ले में ही रहते हो, पर तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। उसे तो हरा नहीं सकते, पर कम से कम उसके बगल बैठी लड़की को हैंडल तो कर सकते हो। यहाँ चिंग बहुत ही ड्रिंक कर लेती है और हाउ के साथ गेम्स खेल रही होती है। फांग उसे ऐसे देखकर वो से कहती है चिंग को अच्छे से घर ले आने,
पर जब वो ड्रंक होकर रास्ते से चलती है तो बैलेंस नहीं कर पाती, ठंड भी लग रही होती है। वो शिंगवू को कहती है अपना जैकेट देने, सो वो उसे जैकेट उठाकर उसे अपने कंधे पे कैरी कर लेता है। चिंगू से कहती है वो यहाँ से जाने के बाद उसे कभी नहीं भूलेगी और अगर दोबारा उनका मिलना हुआ तो वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगी। वो याद करता है कैसे शिंगू उसकी माँ के कमाए पैसे लेकर जुआ खेला करते, आसपास के लोगों से कर्जदारों से पैसे लेकर अपनी ये बुरी लत के साथ जिया करते। बाद में सर पे इतना कर्ज हो गया कि उनके जाने के बाद सबने फांग और उसके फैमिली को पकड़ा, उनके साथ बदसलूकी की, उनका जीना मुश्किल कर दिया। शिंगू के बुरे कर्म ने उनकी माँ की भी हालत खराब कर दी, जिन्हें शिंगू को संभालना पड़ा। इसलिए वो कहता है कि कोई चांस ही नहीं है, तुम्हारी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। पर वो सो गई होती है। शिंगू उसे कमरे तक ले आता है, उसके जूते उतार कर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और आखिर में घर से बाहर आ जाता है, सीधे शुनी स्टोर मॉडल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। कुआनिया कहता है ये तुम अपने लिए बनाकर ऑनर पा सकते हो, इसलिए कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। लेकिन शिंगू को प्रॉफिट चाहिए। वो इस काम से मिले पैसों से अपनी दादी के लिए इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर लेना चाहता है। उसका मानना है कि वो खाली ऑनर का क्या करेगा। कुआनिया उससे सवाल करता है क्या उसकी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए वो फाइट करना चाहता हो। इस सवाल से उसके दिमाग में चिंग का ख्याल आता है। वहाँ उसकी आंख बिजली कड़कने से खुल जाती है। वो पर्दा हटाती है तो वो को नहीं पाती, लेकिन उसका छोड़ा नोट हनी वाटर पे लगाया होता है, जिसपे उसने लिखा ये पीने से उसका हैंगओवर उतर जाएगा। अभी वो शूनी स्टोर जा रहा है, कुछ जरूरत हो तो उसे कांटेक्ट कर ले। वो हनी वाटर पीकर बाथरूम आती है शावर लेने, क्योंकि उसके बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। जब अंदर वो नहा रही होती है तब वो लाओ लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। वैसे उसने देख लिया था शिंगवू को घर से जाते हुए, इसलिए वो ये जुर्रत कर रहा है। चिंग को जैसे ही लॉक खोलने की आवाज आती है वो जल्दी से कपड़े पहन लेती है और फांग को कॉल लगाती है, पर उनका फोन शॉप पे ही था। वो क्लब में हमेशा की तरह महजोंग खेल रही थी, सो वो शिंगयू को कॉल लगाकर बुलाती है। वो घर के लिए निकलते वक्त कुआनिया को कहता है ऑफिसर शू को कॉल करके शोआन आइलैंड बुलाने। वहीं वुलाओ से लॉक तो नहीं टूटता, तो वो दरवाजे पे पत्थर और लात मार मार कर खोल देता है और अंदर चिन के पास आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाए, शिंगयू आकर उसकी तबीयत से धुलाई करता है। चिंग दिखती है वो के सर पे खून सवार है। वो तो लाओ को मार ही देता, लेकिन चिंग उसे ये क्राइम करने से रोक लेती है। जब पुलिस आती है तो उनकी कार की सायरन से सब बाहर आ जाते हैं। अंदर आकर देखते हैं तो वो लाओ जख्मी जमीन पे पड़ा था। आसपास ऑफिसर्स, उसके माँ बाप शिंगयू पे भड़क उठते हैं, लेकिन चिंग बताती है कि वो जब नहा रही थी तब उनका बेटा बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर शिंगवू टाइम पे नहीं आया होता तो पता नहीं क्या होता। लाओ के माँ बाप कहते हैं क्या सबूत है। शिंगयू बोलता है एक बार जाकर इनके घर में चेक करने, और अंदर से पुलिस को लड़कियों के कई सारे कपड़े मिलते हैं। वो सबको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। चिंग उन कपड़ों में से अपने इनर को पहचान लेती है। तभी लाओ कहता है कि वो ड्रंक था, उसने बाथरूम को टॉयलेट समझ लिया। उसकी माँ एक औरत होते हुए भी अपने बेटे की साइड लेती है और उसे बचाने की पूरी तरह से कोशिश करती है। चिंग लाओ के कपड़े देखकर कहती है तुम्ही ने मेरा लैपटॉप भी चुराया था ना, तुमने ऐसे ही कपड़े पहने थे उस दिन। ऑफिसर्स भी फुटेज देखकर समझ जाते हैं ये दोनों पर्सन सेम ही है और उसे जेल के अंदर भर देते हैं। लाओ की माँ चिंग के पैरों में झुककर रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे कहता है ऐसे लोगों पे रहम कभी मत करना, ये उस काबिल होते ही नहीं है। ऑफिसर वो बताते हैं उन्हें पता तो था ये कितने चोरी करता है, लेकिन आज तक उसे अंदर करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, पर आज उनके हाथ सबूत आ गए। सो लाओ का कुछ टाइम तक बाहर आना मुश्किल है। साथ वो शिंगयू को भी कहते हैं भले ही उसके इरादे सही थे, लेकिन उसे कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए था। फांग अशार करती है कि उनका बेटा आइंदा से ऐसा नहीं करेगा। सो शो उन्हें जाने देते हैं। घर पे वो की दादी चिंग को काउंसल करती है, पर वो रोती है ये सोच करके पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता अगर वो नहीं आता तो। दादी कहती है शिंगवू के होते उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। सोते वक्त वो उसके लिए जिंजर सूप बनाकर लाता है ताकि बारिश में भीगने की वजह से वो बीमार ना पड़ सके। चिंग कहती है उसे अपनी माँ की याद आ रही है। वो बोलता है कि आज जो भी हुआ उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगा। फिर बताता है जिस तरह से कोई फिश प्लास्टिक बोतल में सरवाइव नहीं कर पाती, गुलाब रेगिस्तान में खिल नहीं पाते, उसी तरह से चिंग इस जगह से बिलोंग नहीं करती। इसलिए उसके यहाँ से जाने तक वो उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। इसलिए अगले दिन वो एक लकड़ी का हैंगर बनाता है एक साइन बोर्ड के साथ कि इस पे सिर्फ और सिर्फ चिंग के कपड़े ही सूखेंगे, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद से चिंग को यहाँ सेफ फील होने लगा। उसने भी सोचा जब तक वो यहाँ पे है जिंदगी को अच्छे से गुजारेगी। दादी ने भी उसके लिए तरह तरह के बैग्स और कवर्स बनाए ताकि चिंग के सामाने आइंदा से खोए ना। उन्होंने चिंग के लिए एक वेस्ट भी बुनी जिसे वो बड़ा पोज वोज देकर फ्लॉन्ट कर रही थी। जब दादी ने शिंगू से पूछा इस वेस्ट के साथ
चिंग कैसी लग रही है? तब उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि बस कपड़े अच्छे लग रहे हैं। वही फांग का मजोंग क्लब जाना कम हो गया। वो घर पे ही कुकिंग के स्किल सीखा करती। जब तक चिंग के जाने का वक्त आया, उसके पास सजा तिंग के ऐसे कई सारे अनमोल यादें जमा हो गई जो शायद कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक रोज उसके फ्रेंड ने बताया स्टार्ट डेट फिक्स हो गया, क्लास शेड्यूल हो गए। वो अब्रॉड जाने से पहले लिंग के घर रह सकती है। ये बताने के लिए वो के पास आती है कि वो बीजिंग जा रही है।